नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण तथा उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के कल के मतदान की सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 172 करोड़ 81 लाख टीके लगाए गए। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए कई राज्यों में कल से फिर स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बरगी नहर परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग ढहने की घटना में फंसे 9 मजदूरों में से 7 को निकाला गया। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामूदजई ने आकाशवाणी से विशेष भेंट में कहा, अफगानिस्तान में आतंकवाद स्थानीय स्तर पर नहीं उपजा बल्कि बाहर से आया है। आज विश्व रेडियो दिवस है। आकाशवाणी द्वारा आयोजित 7 घंटे का टॉकेथॉन 4 बजे तक चलेगा। आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा, आकाशवाणी ने दशकों से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर फिलीपींस के 3 दिन के दौरे पर रवाना और राजस्थान में जैसलमेर मरुभूमि महोत्सव शुरू। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण तथा उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के कल के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश में 55 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मतदान कर्मियों के दल मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इस चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। इस चरण में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले राष्ट्रीय लोकदल ने सिर्फ 3 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। इसी चरण में रामपुर सीट पर भी मतदान होगा, जहां से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं और इस वक्त जेल में हैं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली खान स्वार से अपना दल के प्रत्याशी हैं और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को चुनौती दे रहे हैं। एक अन्य दिलचस्प मुकाबला नकुड़ सीट पर है, जहां योगी सरकार में मंत्री रहे और हाल ही में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड में कल 70 विधानसभा सीटों के लिए 11,647 मतदान केंद्रों पर 81 लाख से अधिक मतदाता वोट डाल सकेंगे। राज्य में सबसे दूर दराज का मतदान केंद्र चकराता विधानसभा क्षेत्र में डंगुथा में है। ये जिला मुख्यालय से 250 किलोमीटर दूर है। राज्य में 310 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां मोबाइल फोन संपर्क और इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इनमें से अधिकांश मतदान केंद्र पिथौरागढ़ जिले में हैं। लगभग 45,000 सुरक्षाकर्मियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच है। मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों में खतीमा, हरिद्वार, लालकुआं, श्रीनगर, चकराता, गंगोत्री, चौबट्टा खाला हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राज्य में मंत्रिमंडल के सदस्य और भाजपा नेता सतपाल महाराज, पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, राज्य में विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल हैं। उधर गोवा में भी 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 11,64,000 से अधिक मतदाता 301 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें 82 निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं।
मतदान को देखते हुए एहतियात के तौर पर पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। रैली और जुलूस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस गश्त तेज कर दी गई है। अंतर जिला सीमा को भी सील कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। पूरे गोवा में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी, गोवा से कृष्ण कुमार लाल। मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में इम्फाल पश्चिमी जिले के 55 उम्मीदवारों में से 24 पहली बार चुनाव मैदान में हैं। जिले में 13 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनके लिए पहले चरण में 28 फरवरी को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सेकमाई आरक्षित सीट के लिए सबसे अधिक 8 उम्मीदवार हैं। इम्फाल वेस्ट जिले में अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र सेकमाई से 26 वर्षीय निंगथोकजम पोपिलान सिंह सबसे कम उम्र में उम्मीदवार है। कांग्रेस उम्मीदवार ओक्रम जॉय सबसे उम्रदराज उम्मीदवार है। वह 80 साल के हैं। 55 उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवारों की आयु 35 वर्ष से कम है, जबकि 2 की आयु 75 वर्ष से अधिक है। कैशामथोंग विधानसभा क्षेत्र से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सपम निशिकांत इम्फाल वेस्ट जिले के सबसे अमीर उम्मीदवार है, जबकि इस जिले के सबसे कम उम्र के उम्मीदवार निंगथोकजम पोपिलान सिंह अपने शपथ पत्र के अनुसार सबसे गरीब उम्मीदवार है। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 172 करोड़ 81 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 49,16,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 97.55% है। पिछले 24 घंटे में 44,000 से अधिक नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 1,17,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 170 करोड़ 95 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से 12 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास बचे हुए हैं। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए कई राज्यों में कल से स्कूल और कॉलेज फिर से खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कल से प्राइमरी स्कूल खोलने का निर्णय किया है। दिल्ली और हरियाणा में भी कल से प्राइमरी स्कूलों में कक्षाएं लगेंगी। तमिलनाडु सरकार ने बुधवार से नर्सरी और प्ले स्कूलों को फिर से खोलने का निर्णय किया है। व्यापार मेलों की अनुमति भी दे दी गई है और विवाह समारोह में लोगों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। केरल में स्कूल और आंगनबाड़ी कल से खुलेंगे। 1 से 9वीं तक की नियमित कक्षाएं फिर से शुरू होंगी। राज्य में रविवार को सप्ताहांत लॉकडाउन अब नहीं लगेगा। बिहार में कोविड के मामलों में कमी को देखते हुए कल से कोविड संबंधी प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में ये निर्णय लिया गया। स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को पहले की ही तरह पूरी क्षमता से चलाने की अनुमति दी गई है। कल से विवाह और अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बरगी नहर परियोजना के निर्माणाधीन भूमिगत सुरंग के ढहने से उसमें 9 मजदूर फंस गए। इनमें से 7 मजदूरों को बचा लिया गया है। बाकी के 2 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और राज्य आपदा मोचन बल की टीमों द्वारा बचाव अभियान चलाया जा रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण तथा उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के कल के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 172 करोड़ 81 लाख टीके लगाए गए। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए कई राज्यों में कल से फिर स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बरगी नहर परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग ढहने की घटना में फंसे 9 मजदूरों में से 7 को निकाला गया। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामूद जई ने आकाशवाणी से विशेष भेंट में कहा, अफगानिस्तान में आतंकवाद स्थानीय स्तर पर नहीं उपजा बल्कि बाहर से आया है। आज विश्व रेडियो दिवस है। आकाशवाणी द्वारा आयोजित 7 घंटे का टॉकेथॉन 4 बजे तक चलेगा। आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा, आकाशवाणी ने दशकों से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर फिलीपींस के 3 दिन के दौरे पर रवाना हुए और राजस्थान में जैसलमेर मरुभूमि महोत्सव शुरू। केंद्र ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए 4 वर्षों में 26,275 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गृह मंत्रालय विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों की कार्यप्रणाली में सुधार की पहल कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आधुनिक तकनीक अपनाने, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता और देश में एक मजबूत विधि विज्ञान प्रणाली विकसित करके अपराध न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना में 4,846 करोड़ रुपए का केंद्रीय परिव्यय शामिल है। जम्मू कश्मीर उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए 18,839 करोड़ रुपए का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। आज विश्व रेडियो दिवस है। वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य देशों ने ये दिवस मनाए जाने की उद्घोषणा की थी और वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और भरोसा। रॉयटर्स के हाल के सर्वेक्षण में आकाशवाणी अपने दायित्व के अनुरूप प्रसारण के शीर्ष विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरा है। रेडियो दिवस पर आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुबह 8 बजे से 7 घंटे के टॉकेथॉन का प्रसारण कर रहा है। ये शाम 4 बजे तक चलेगा। आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा है कि आकाशवाणी ने दशकों से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है और इसका श्रेय प्रसारकों, कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और अन्य कर्मियों के साथ साथ तकनीकी दल और समाचार बुलेटिन तैयार करने वाले संपादकों और सहयोगियों को जाता है। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित एक लंबी भेंटवार्ता टॉकेथॉन में भाग लेते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि इस साल जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मीडिया संगठनों की विश्वसनीयता पर एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें आकाशवाणी शीर्ष पर रहा। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक जानकारी के बीच आकाशवाणी ने विभिन्न भाषाओं में हर दिन सही जानकारी और योग्य डॉक्टरों की सलाह अपने श्रोताओं को दी। श्री रेड्डी ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो कई पीढ़ियों से भारतीय परिवारों का हिस्सा रहा है। विश्व रेडियो दिवस के संदर्भ में सब श्रोताओं को शुभकामनाएं और बधाई। 90 साल के ऊपर के समय से आकाशवाणी भारत के लोगों को सेवा करते आए हैं और उसके डेली जिंदगी में एक भाग बन गया और आगे भी उनका डेली जिंदगी से जुड़ने के लिए और उसको एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट देने के लिए कोशिश करते रहेंगे। हमारा प्रार्थना यही है कि श्रोताओं से कि वो आकाशवाणी सुने और उनका फीडबैक दें और हमको प्रोत्साहित करें। टॉकेथॉन में आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के अपर महानिदेशक डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि आकाशवाणी ने अपने विश्वसनीय प्रसारण के माध्यम से लोगों का विश्वास बनाए रखा है। उन्होंने बताया कि देश भर में फैली 46 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां, 200 अंशकालिक संवाददाता और विदेशी संवाददाता आकाशवाणी के लिए काम करते हैं, जो समाचार संकलन के साथ साथ अपने श्रोताओं को विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि आकाशवाणी से 17 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारण होता है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति के साथ कल शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक एक ओपन हाउस सत्र का भी आयोजन होगा। ओपन हाउस में मुख्य कार्यकारी अधिकारी से जुड़ने के लिए श्रोता व्हाट्सएप नंबर
68107070 के माध्यम से अपना अनुरोध भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800111026 डायल कर सकते हैं। इन कार्यक्रमों को आकाशवाणी AIR YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। मध्य प्रदेश में इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM 18.77 मेगाहर्ट्ज की शुरुआत की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस रेडियो चैनल के माध्यम से जेल के कैदियों को दुनिया में हो रही घटनाओं की जानकारी मिलती रहेगी। कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से जेल के कैदियों को स्वास्थ्य के साथ सामाजिक मुद्दों की जानकारी भी मिलेगी। रेडियो स्टेशन के जरिए कैदी भाई बहनों को अपनी कहानी सुनाने और अपने अनुभव साझा करने का अवसर भी मिलेगा। जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि कम्युनिटी रेडियो का उद्देश्य जेल के कैदियों को दुनिया भर में हो रही घटनाओं से अवगत कराना है। रेडियो के जरिए कैदियों के सुधार के लिए अपनाए गए इस तरह के अभिनव प्रयासों से जेल निश्चित रूप से सुधारक संस्थानों के रूप में आगे बढ़ सकेंगे। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। विश्व रेडियो दिवस पर आकाशवाणी समाचार ने कुछ लोगों से बातचीत की। मैं रीता बैनर्जी हूँ और मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। आजकल मैं एक प्राइवेट स्कूल से जुड़ी हुई हूँ। हमारा जो ये रेडियो है, लोकल रेडियो जो है, विश्वसनीयता के मामले में काफी आगे है। हम कहेंगे सर्वोपरि है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये लोगों का रेडियो है, कॉमन लोगों का रेडियो बन चुका है। हर किसान से लेकर एक अनपढ़ व्यक्ति से लेकर हर कोई समाचार को और रेडियो के अन्य प्रोग्राम को सुनने के लिए बेताब रहता है। मेरा नाम SP इलांगो है। मैं एस्पेक्ट न्यूज़पेपर का एडिटर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। अंडमान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ऑल इंडिया रेडियो एक बहुत ही अहम मीडियम है। अंडमान कई द्वीपों में बटा हुआ है और वहाँ में हर तरह के समाचार इंफॉर्मेशन इमीडिएटली पहुँचना है तो आपको रेडियो ही एक माध्यम रह गया है। नेटवर्क भी इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है जो रेडियो के थ्रू आप मैसेज पहुँचाते हैं वो इमीडिएटली जाके पहुँचता है। हमारे लाइफ में रेडियो बहुत ही अहम रहा है। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद महमूदजई ने वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के खतरों के प्रति आगाह किया है। आकाशवाणी से विशेष भेंट में उन्होंने कहा कि आतंकवाद की उत्पत्ति अफगानिस्तान की धरती पर नहीं हुई है बल्कि ये बाहर से आया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से अफगानिस्तान के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और ये इस क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी देशों की स्थिरता और सुरक्षा के लिए भी खतरा है। Terrorism is not a homegrown phenomena in Afghanistan. It has been an imported phenomena in our country. This is important. Terrorism doesn't only threaten the way we live or to our lives, but terrorism is a serious danger to regional stability and regional security. And also it is a threat to the security and stability of countries beyond this region. So core of the issue here is again having a government in place which is accountable, which is transparent. And that accountability and transparency would only be possible when there is inclusivity. Once we have an inclusive government, there would be balance and checks. And after ensuring those balances and checks, we can ensure that there is no presence of foreign fighters. Afghanistan soil is then made sure that it is not used against any country in the region. श्री महमूदजई ने आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर कहा कि वे आकाशवाणी के साथ जुड़े रहे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आकाशवाणी अफगानिस्तान के श्रोताओं के लिए कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रखेगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फरीद महमूदजई के साथ अंग्रेजी में एक विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज फिलीपींस जा रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर वहां के विदेश मंत्री टियोडोरो लुआक्सिन जूनियर के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वो नवंबर 2020 में द्विपक्षीय सहयोग पर संयुक्त आयोग की ऑनलाइन बैठक के बाद से आपसी संबंधों में विकास की समीक्षा करेंगे तथा आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री जयशंकर मनीला में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव शुरू हो गया है। 4 दिवसीय उत्सव की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई। इसके बाद मिस पोकरण और मिस्टर पोकरण प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जा रहा मरु महोत्सव कोविड के कारण 2 साल के अंतराल बाद हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में साफा बांधो,
पनिहारी मटका, मेहंदी और मांडना जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। कल कैमल सफारी, ऊंट साज सज्जा और अलंकरण प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 15 फरवरी को कैमल पोलो मैच विशेष आकर्षण होगा। बीएसएफ द्वारा कैमल टेटू शो का आयोजन भी इसे और आकर्षक बनाएगा। महोत्सव का समापन घुड़दौड़, ऊंट नृत्य, आकर्षक आतिशबाजी और लोक कलाकारों के सुरीली तानों और लोक वाद्यों की मधुर स्वर लहरियों के साथ 16 फरवरी को होगा। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के पुरुषों के जॉइंट स्लैलोम प्रतियोगिता के पहले दौर में भारत के स्कीइंग खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान 89 प्रतियोगियों में से 53वें स्थान पर रहे। जम्मू कश्मीर के आरिफ खान इन खेलों में पहली बार भाग ले रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार धरोहर शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस शानदार आंदोलन की एक झलक आप तक ला रहा है। भगत भगवान है, भगवान है, अपनी जान। 13 फरवरी स्वतंत्रता सेनानी बुधू भगत की पुण्यतिथि है। बुधू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिले के सिलागाई गांव में हुआ था। वे छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में 1831-32 में हुए कोल विद्रोह के नेता थे। इस विद्रोह को लरका आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जन्म ले वीर बुधू भगत को डरे प्राण दिले अपन सिर कटाए। कोल विद्रोह के दौरान बुधू भगत ने उन स्थानीय जमींदारों के खिलाफ कोल समुदाय का नेतृत्व किया जो अंग्रेजों के स्वामी भक्त थे। वे जंगलों के संसाधनों को भी बचाना चाहते थे। विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने अंधाधुंध तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या की, यहाँ तक कि बूढ़े लोगों, महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। लोगों को बचाने के लिए बुधू भगत अपने 2 बेटों हलधर और गिरधर के साथ अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में कूद पड़े। वे बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन कैप्टन इम्पे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया। वे जानते थे कि क्रूर अंग्रेज सैनिक निर्दोष ग्रामवासियों को गोली मार देंगे। अपने लोगों को बचाने के लिए बुधू ने समर्पण का प्रस्ताव किया। लेकिन निर्दयी अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और बुधू भगत 13 फरवरी 1832 को शहीद हो गए। देश की माटी के इस महान सपूत को आकाशवाणी समाचार का भावभीना नमन। What my country says to you,
It says in the words of the old Hindu prayer that rises up in every home, night after night, Shanti, 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 peace, peace, peace. आज हम भारत की स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। पहले वे सरोजिनी चट्टोपाध्याय के नाम से जानी जाती थीं। उनकी शिक्षा मद्रास, लंदन और कैम्ब्रिज में हुई। इंग्लैंड में महिलाओं के वोटिंग अधिकार से जुड़े अभियान के अनुभव के साथ वे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकृष्ट हुई। 1898 में वे हैदराबाद लौटी। उसी वर्ष गोविंद राजुलू नायडू से उनका विवाह हुआ। उन्होंने 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1924 में वे भारत की आजादी के लिए समर्थन जुटाने के लिए दक्षिण अफ्रीका गयी। 1925 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गयीं। भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उन्होंने 1928 से 1929 तक उत्तरी अमेरिका की यात्रा की। भारत लौटने पर ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें 1930 से 1943 के बीच कई बार जेल जाना पड़ा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए वे गांधी जी के साथ लंदन गईं। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में दिए अपने भाषण में सरोजिनी नायडू ने संविधान के महत्व के बारे में बताया था। A charter that shall restore to our mother still in fetters, her rightful place as a torchbearer of liberty, of friendship, of love, of equity, and she who today still mourns in a house with its roof of snow and its walls of sea, will rejoice, relighting her lamp of inspiration, so that once again in history she takes her rightful place, and she will be justified of her children, and her children will be justified of her. 1947 में ब्रिटिश शासन से देश की आजादी के बाद उन्हें संयुक्त प्रांत का गवर्नर बनाया गया। वे देश की पहली महिला राज्यपाल बनी। 2 मार्च 1949 को अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर रहीं। सरोजिनी नायडू एक सशक्त लेखिका और कवित्री भी थीं। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने साहित्य सृजन शुरू कर दिया था। कविताओं की उनकी पहली पुस्तक 1905 में लंदन में प्रकाशित हुई थी। शीर्षक था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। वे लेखन में विविध और समृद्ध जीवंत बिंबों के प्रयोग और भारत के भव्य चित्रण के लिए जानी जाती हैं। उनकी दूसरी और सर्वाधिक सशक्त राष्ट्रवादी कविताओं की पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में प्रकाशित हुई। उनकी कविता द गिफ्ट ऑफ इंडिया ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय माताओं के शोषण की भर्त्सना करती है। उनकी कविताओं का संकलन द सेप्टेड फ्लूट और द फादर ऑफ द डॉन शीर्षकों से प्रकाशित है। देश की इस महान सुपुत्री को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। देश के उत्तरी इलाकों में लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, जबकि श्रीनगर और जम्मू में दोपहर बाद बादल छाने की संभावना है। और देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों इम्फाल, गुवाहाटी, कोहिमा, आइजोल, शिलांग और ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के दूसरे चरण तथा उत्तराखंड और गोवा में विधानसभा चुनाव के कल के मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 172 करोड़ 81 लाख टीके लगाए गए। कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए कई राज्यों में कल से फिर स्कूल और कॉलेज खुलेंगे। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बरगी नहर परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग ढहने की घटना में फंसे 9 में से 7 मजदूरों को निकाला गया। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद महमूदजई ने आकाशवाणी से विशेष भेंट में कहा, अफगानिस्तान में आतंकवाद स्थानीय स्तर पर नहीं पैदा हुआ बल्कि बाहर से आया है। आज विश्व रेडियो दिवस है। आकाशवाणी के 7 घंटे का टॉकेथॉन कार्यक्रम शाम 4 बजे तक चलेगा।
आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा, आकाशवाणी ने दशकों से अपनी विश्वसनीयता बनाए रखी है। और विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर फिलीपींस के 3 दिन के दौरे पर रवाना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।